आज हमें पढ़ना है कि ध्वनियों में प्रबलता या तारत्व क्या होता है। प्रबलता या तारत्व, इस दोनों का अर्थ समझ सकते हैं। प्रबलता या तारत्व का तात्पर्य उसकी कंटिन्यूटी से है, निरंतरता से है। जैसे यहां दिखाया गया है कि एक गेंद को कंपायमान कर दिया गया है, थर्माकोल की गेंद को कंपायमान गिलास को स्पर्श करते हुए इस गिलास पर चोट मारी गई है और उससे इस थर्माकोल को स्पर्श कराया जा रहा है। अब हम यहां देखते हैं, क्या करा कि अगर हम फिर से जो पहले ध्वनि दी गई थी या जो पहले आघात किया गया था, उस क्रम में धीरे धीरे ध्वनि मंद हो जाती है। यह तो प्रयोग करने के ऊपर है, प्रयोग पे दिया गया है। हम इसे अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं कि जब हम तुरंत आघात करते हैं उस समय ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है और हमें वो अपने अगर ऐसा ही बना करके गेंद उसमें स्पर्श कराते हैं तो वह हमें विस्थापन ऐसा मालूम होगा कि गिलास के द्वारा हमारे उस थर्माकोल की गेंद जो बहुत ही हल्की है वह विस्थापित होती है। और यही गिलास के कंपन के माप का आयाम भी है। इस प्रकार हम इसे ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब कहा कि जब वस्तु का आयाम अधिक होगा तो ध्वनि की प्रबलता भी अधिक होती है। आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता भी मंद होती है। जैसे कि हमने अनुभव किया है, जब किसी भी धातु से एक दूसरी धातु पर आघात करते हैं तो तुरंत हमें बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन कुछ देर के बाद वह आवाज मध्यम हो जाती है, यहां तक कि वह शांत भी हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय के साथ साथ ध्वनि की प्रबलता कम हो जाती है, लेकिन जब वही ध्वनि तुरंत प्रवाहित की जाती है, आघात के द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो उस क्रम में हम ये देखते हैं त्वरित आघात के समय ध्वनि की प्रबलता अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसी स्थान पर खड़े होकर हम उस वस्तु की झंझनाहट या कंपन की आवाज को थोड़ा देर तक अनुभव करते हैं, फिर भी वह आवाज हमें अनुभव नहीं होती है। तो कह रहे हैं जो ध्वनि की प्रबलता होती है, यहां दिया गया है, वह ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। वह प्रति सेकंड कितना आयाम का वर्ग करती है उसके लिए हम उस पर निर्भर करते हैं। यदि आयाम को दुगुना कर दिया जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। इसके लिए अगर हम किसी माप के द्वारा आघात करते हैं तो उस पर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। ये देखिए बेटा, ये ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसिबल। तो हमें इस एक छोटे से शब्द को याद कर लेना है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। जो हम लोग सामान्य रूप से सांस लेते हैं वो 10 डेसिबल की होती है। हम केवल इसका अनुभव करते हैं और सुन नहीं पाते। हमने कभी दो लोगों को एकदम पास पास बात करते हुए सुनते हैं, लेकिन हम नहीं सुन पाते, तो वह सामान्य उसकी प्रबलता 30 डेसिबल होती है। लेकिन जब हम सामान्य रूप से बातचीत करते हैं या वार्तालाप करते हैं
तो वह ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल होती है। देखिए, अब अनुभव करें कि जो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं वो 30 डेसिबल में बात कर रहे हैं और उसको तीसरा व्यक्ति सुन नहीं पाता है, लेकिन जब वही बात दोगुनी होकर 60 डेसिबल पर हो जाती है तो दोनों आपस में सुन लेते हैं, पास में खड़ा तीसरा व्यक्ति भी सुन सकता है। जहां पर बहुत व्यस्त यातायात होता है वहां सब पर 70 डेसिबल का ध्वनि की प्रबलता होती है। औसत जो फैक्ट्रियां होती हैं, जो कल कारखाने होते हैं, उसमें 80 डेसिबल की तीव्रता पाई जाती है। और अगर 80 डेसिबल से अधिक प्रबलता होती है तो हम उसे शोरगुल की श्रेणी में रखते हैं, या उसे हम फिर ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में लिखने लगते हैं। हमारे कान 60 डेसिबल से 80 डेसिबल तक की क्षमता को सहन भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ध्वनि की प्रबलता इसके द्वारा उत्पन्न आयाम पर निर्भर करती है, जिसको हम दोलन पर भी कह सकते हैं, क्योंकि दोलन में भी आयाम होता है, अर्थात उनमें जो कंपन उत्पन्न होता है उस कंपन की तीव्रता पर यह ध्वनि निर्भर करती है। और अभी हमने पढ़ा, जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है, आखिर हमें मशीनों की आवाज ज्यादा तेज क्यों सुनाई पड़ती है? क्योंकि मशीनें उसी क्रम में बराबर चलती रहती हैं और इस प्रकार उनमें ज्यादा आयाम उत्पन्न होता है, और जब आयाम अधिक उत्पन्न होता है इसी क्रम में ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। लेकिन जब वही एक आदमी एक बार बोलकर चुप हो जाता है तो वहां पर आयाम नहीं बनता है और फिर वह ध्वनि की प्रबलता बहुत कम होती है। जब एक ही तथ्य को बार बार दोहराया जाएगा तो वहां पर आयाम की तीव्रता अधिक होगी, और जब दोहराया नहीं जाएगा तो वहीं पर आयाम की तीव्रता कम होगी और ध्वनि कम सुनाई पड़ेगी। अब देखिए, ध्वनियां सामान्य रूप से प्रबल हैं। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को नियंत्रित करती है। तारत्व यानी निरंतरता। जैसे हम अगर लगातार बोलते रहते हैं तो तुम्हें एक तारतम्य के रूप में आवाज सुनाई पड़ती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है, और यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं ध्वनि का तारत्व कम है। इसको हम वाद्य यंत्रों के द्वारा समझ सकते हैं। जब ड्रम बजाया जाता है तो उसमें जब चोट दी जाती है तो हम उसकी आवाज को सुन लेते हैं, और यहां जब मुंह से सीटी बजाई जाती है तो उसकी भी तीव्रता को हम यहां इस दोलन के द्वारा या आयाम के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जब यहाँ ड्रम बजता है उसके सामने से भी जो वायु पिंड होते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है, यहाँ पर आयाम अधिक दिया गया है, तो आयाम आवृत्ति के कारण ये ध्वनि दूर तक जाती है, और यहाँ सीटी में ध्वनि का आयाम कम है, इसलिए इसकी तुलना में सीटी की आवाज बहुत दूर नहीं जाती है। यहाँ पर जो आवृत्ति है वो ध्वनि के लिए अब यहाँ दिया गया ड्रम या ढोल जब बजाया जाता है तो वहां पर कम आवृत्ति उत्पन्न होती है, और इस कंपन के फलस्वरूप ढोल की आवाज कम दूरी, कम तारत्व की ध्वनि को उत्पन्न करता है, और वह उसकी आवाज की दूरी कम होती है। जबकि जब हम सीटी बजाते हैं तो चित्र में देख रहे हैं उसमें आवृत्ति की मात्रा अधिक है, इसलिए सीटी में अधिक तारत्व की
की ध्वनि उत्पन्न होती है और इस प्रकार उसकी आवाज दूर तक जाती है। पक्षी भी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। फिर भी शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल होती है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। हम प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की या बड़ों की आवाजें सुनते हैं। क्या हम इनकी आवाज में अंतर पाते हैं? तो हम यहाँ देखते हैं कि बच्चों में जो आवाज की आवृत्ति होती है वो बड़ों की आवाज की आवृत्ति से अधिक होती है। सामान्यतः एक महिला की आवाज किसी पुरुष की अपेक्षाकृत अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। इसी आवृत्ति और तीव्रता के कारण ही हम पढ़ते हैं कि महिलाओं में गीत संगीत के प्रति अत्यधिक रुचि पाई जाती है। फिर है आगे यहाँ श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियां। श्रव्य ध्वनियां ऐसी ध्वनियां हम जिन्हें सुन सकते हैं और अश्रव्य ध्वनियां हम जिन्हें सुन नहीं सकते हैं, अर्थात ऐसी ध्वनियां जो हमारे कर्ण क्षेत्र के जो श्रवण है उसको सुनने में उपयोगी सिद्ध होती हैं। अब यहाँ दिया गया तथ्य क्या देते हैं कि अगर कुछ वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन की आवश्यकता होती है और जब वस्तुएं कंपित होती हैं तो उनके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड या 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान सुन नहीं सकता है। यह कह सकते हैं 20 हर्ट्ज या 20 डेसिबल से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं या संसूचित नहीं है, उनके प्रति संवेदनशील नहीं होता है। जो हमारे कान हैं वो 20 डेसिबल से कम की आवृत्ति की ध्वनियों के लिए सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है, अतः हम इन ध्वनियों को नहीं सुन पाते हैं और इसीलिए हम इन्हें अश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। और फिर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड, जिसको 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्तियों को भी मानव कान सुन नहीं सकता है या इनके प्रति संवेदनशील नहीं हो पाता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्तियां भी मानव कान के लिए संसूचित या संवेदनशील नहीं होती हैं, इसलिए यह भी हमारे लिए अश्रव्य ध्वनि की श्रेणी में आती है। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियां ही मानव कान के लिए संसूचित होती हैं, अतः हम इन्हें श्रव्य ध्वनियां कहते हैं। लेकिन 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20K हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियां मानव कान के लिए अश्रव्य ध्वनियों की श्रेणी में आती हैं। तो श्रव्य की आवृत्ति का रेंज या परास या फैलाव लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। हम इसका अर्थ है हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियां ही सुन सकते हैं। लेकिन ये ध्वनियां 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज में जो विश्लेषण होता है, कुछ को तो हम अच्छा कहते हैं और कुछ को हम अच्छा नहीं कहते हैं। यहीं पर अगर हम ध्यान दें, अगर इस प्रकार कोई हमारे साथ बोलता है या व्यवहार करता है तो हम उसे डांट देते हैं, मत चिल्लाओ। अर्थात वे ध्वनियां जो हमारे कानों को कर्णप्रिय नहीं लगती हैं, हम उन्हें अप्रिय ध्वनियां कहते हैं। आगे हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये ध्वनियां मानव कान के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियां ही श्रव्य ध्वनियां हैं।
इससे कम और 20,000 से ऊपर की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि के क्रम में हम रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पक्षी हैं, ये देखिए यहां दिया गया है कि जो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक की आवृत्ति को सुन सकते हैं, और इनको हम पराश्रव्य या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और इन्हीं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक उपकरणों की सहायता से भी उनका उपयोग किया जाता है, जो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। का पुलिस कर्मियों को जो सीटी होती है तो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक का आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे कुत्ते भी आसानी से सुन लेते हैं। अब आगे हम शोर और ध्वनि कहते हैं, हम इसको विश्लेषण भी कह लेते हैं कि जब हमने बस और ट्रकों की आवाजों को सुनी है, क्या अच्छी लगती हैं? शायद नहीं, क्योंकि जब ये ध्वनियां अप्रिय आवाज करती हैं तो हम इन्हें शोर कहते हैं। और जब सभी विद्यार्थी कक्षा में एक साथ बोलने लगते हैं तब भी हम इन्हें शोरगुल ही कहते हैं, बच्चों की चिल्लाहट के रूप में प्रयोग करते हैं। और जब अध्यापक रूम में आता है तुरंत बच्चों को डांट लगाता है, क्यों चिल्ला रहे हो या क्यों आवाज करते हो। लेकिन इसी प्रकार जब हम वाद्य यंत्रों के लिए बात करते हैं तो ये एक अच्छी सुस्वर ध्वनि है, मधुर ध्वनि है, जो हमारे कानों को सुंदर लगती है, सुखद लगती है और प्रिय लगती है। हारमोनियम और सितार के तार द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले शब्दों को, ध्वनियों को भी हम सुस्वर ध्वनि के क्रम में प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यही आज इसको हम समझने के लिए हम पुराने समय के संगीत का प्रयोग करें, और आज जो हमारे आस पड़ोस में, हमारी गलियों में डीजे बजते हैं, और जब डीजे बजते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि हमारा पूरा शरीर या हमारा हृदय कांप रहा है, या पास पड़ोस की दीवारें भी कांप जाती हैं। पास पड़ोस की दीवारें भी कांप जाती हैं। तो हम इन्हें फिर मधुर संगीत नहीं कहते हैं, तो ये प्रबल हो जाते हैं, तब ये संगीत नहीं कहते। आज के समय में हम उन्हें डीजे कहते हैं, जो कान फाड़ू संगीत के लिए, चिल्लाने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। और जब ये ऐसा होता है तो हम उसे ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं, तब हम उसे ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रख लेते हैं और उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब यहां देखिए क्या है, ये वायु प्रदूषण सभा ने पढ़ा है, तो वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे वाहनों की ध्वनियां, विस्फोटकों की ध्वनियां, पटाखों का फटना, मशीनें, लाउड स्पीकर, ये सभी जब तेज आवाज में चलते हैं तो ये हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण का कार्य करते हैं। कभी कभी घरों में हमारे टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, ये भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब हमारे घर में मिक्सी चलती है, कुछ मसाले ऐसे कुछ को पीसने के लिए, तब भी ये ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न करती है यहाँ। लेकिन जब हमारा कूलर चलता है या वातानुकूलर चलता है, एसी चलता है, तो ये सभी भी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब आगे हमें पढ़ना है, कल हम इसे पढ़ेंगे कि ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियां हैं, या ध्वनि, वैसे इतना ही दिया गया है, चलो 2 मिनट के लिए हम इसे पूर्ण कर लेते हैं। हानियां क्या हैं कि जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे अनिद्रा, नींद ना आना, अधिक तनाव,
या उच्च रक्तचाप हो जाना, चिंता या अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर कोई लगातार ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव में रहता है तो उस व्यक्ति में सुनने की क्षमता भी अस्थायी अथवा स्थायी रूप से हो सकती है। अब यहाँ पे ध्वनि नियंत्रण के उपाय दिए गए हैं कि ध्वनियां मनुष्यों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा संचालित साधनों से उत्पन्न होती हैं। ऐसे क्रम में हम उन्हें खुद ही नियंत्रित कर सकते हैं। इन्हें हम खुद ही नियंत्रित कर सकते हैं और उनके लिए हम प्रयास भी कर सकते हैं। पहले तो यहाँ दिया है ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर रखा जाए और उन्हें वहां संचालित किया जाए। ऐसे उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से दूर स्थापित किया जाए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन और संगीत के ध्वनि की प्रबलता भी कम रखनी चाहिए और इनकी प्रबलता को कम करने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे कि इनकी ध्वनियां सीधे इन साधनों से टकरा कर आए और हमारे लिए उसका प्रभाव कम कर सके। इस प्रकार हम अपने ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। एक अर्थ यहाँ पर है श्रवण क्षति। श्रवण क्षति या कान के द्वारा सुनने की क्षमता से उत्पन्न होने वाला ह्रास। पूर्णतया श्रवण शक्ति जो बिरले होती है, जिसको हम या प्रायः जन्म से होती है, इसे आंशिक अशक्तता या डिसेबिलिटी कहते हैं। ये सामान्यतया आंशिक रूप से किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। तो यहाँ कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों को संगीत भाषा या ब्रेल लिपि का प्रयोग समझाया जाता है। वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। अर्थात जो बच्चे कान से पूर्ण रूप से जन्मतः स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाते, वे उनमें बोलने की भी क्षमता कम होती है। और इस प्रकार औद्योगिक या प्रौद्योगिक युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को सुधार के लिए संभव बना देते हैं और इस प्रकार हम उनके जीवन को सुमधुर बनाने के लिए अनेकों प्रकार से ध्वनि प्रदूषण को कम करने में व्यक्ति और समाज, यहाँ तक कि सरकार के प्रयासों का साथ अगर हम सहयोग करते हैं, एक अमूल्य सहयोग हम कर सकते हैं और इस प्रकार हमें इस ध्वनि प्रदूषण को कम करने का प्रयास भी करना चाहिए।